देखिए, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, और ये पार्ट वन है। पार्ट टू अभी इसके बाद लेंगे हम लोग, क्योंकि इस टॉपिक को हम लोग दो पार्ट में कवर करने वाले हैं। ठीक है। चैप्टर वन, क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस, और इसमें जानेंगे कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी है क्या, और डेमोक्रेसी क्यों इतना ज्यादा रिक्वायर्ड है, और डेमोक्रेसी क्यों सबसे अच्छा है। इस चैप्टर में हम लोग इस चीज को ही जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में क्या जानना है कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी क्यों अच्छा है, और डेमोक्रेसी अगर अच्छा है तो किससे अच्छा है। डेमोक्रेसी अच्छा है मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, डेमोक्रेसी अच्छा है डिक्टेटरशिप से, डेमोक्रेसी अच्छा है मोनार्की से। क्यों अच्छा है भाई डेमोक्रेसी? क्योंकि डेमोक्रेसी जो है बहुत सारे लोगों को राइट्स ग्रांट करता है, बहुत सारे अधिकार देता है, जो कि डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वो राइट्स नहीं देते हैं। डेमोक्रेसी हमको राइट्स देता है, और इसीलिए डेमोक्रेसी क्या है, अच्छा है। डेमोक्रेसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। डेमोक्रेसी में वही लोग रूल करते हैं जो इलेक्शंस के थ्रू चूज किए जाते हैं, जिसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज चूज करते हैं। वही लोग क्या करते हैं, रूल करते हैं। वही लोग मिनिस्टर्स बनाते हैं, वही लोग प्राइम मिनिस्टर्स बनाते हैं, वही लोग सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करते हैं, और वही लोग जो है स्टेट गवर्नमेंट रूल करते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी अच्छा है। This definition allows us to separate democracy from the form of government that are clearly not democratic। और ये डिफिनेशन जो है एक सिंपल सा सेपरेशन कर देता है। किस चीज को सेपरेशन कर देता है? कि डेमोक्रेसी अच्छा है डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, क्योंकि इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, क्योंकि इसमें इसमें का एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड अच्छा होता है, क्योंकि ये इक्वालिटी को प्रमोट करता है। इसमें किसी को अनकंट्रोल्ड पावर नहीं दिया जाता है। जो भी रूलर होते हैं उनका जुरिडिक्शंस होता है, उनका एक लिमिटेशन होता है, उसी के थ्रू रूल कर सकते हैं। सबसे बड़ी स्पेशलिटी इनकी ये होती है। डेमोक्रेसी के अलावा और क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होते हैं? तो डेमोक्रेसी के अलावा जो और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होते हैं, वो है आपका डिक्टेटरशिप, वो है आपका मोनार्की, वो है आपका मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का हम एग्जांपल लेंगे तो म्यांमार इसका एग्जांपल है। अगर हम मोनार्की का एग्जांपल लेंगे तो सऊदी अरबिया, इंग्लैंड, बेल्जियम इसके एग्जांपल है। अगर हम डिक्टेटरशिप का एग्जांपल लेते हैं तो नॉर्थ कोरिया, सीरिया डिक्टेटरशिप का एग्जांपल है। तो क्योंकि इन जो तीन अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, इसके पास डिफरेंट राइट्स नहीं होता है, और इसीलिए क्या है, वो लोग अच्छा नहीं, वो इक्वालिटी को प्रमोट नहीं करते, वो किसी इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ पीपल को ही सारी प्रेफरेंसेस देते हैं। इसीलिए वो अच्छे नहीं है। और डेमोक्रेसी में इक्वालिटी को प्रमोट किया जाता है, डेमोक्रेसी में सारे प्रेफरेंसेस जो है वो इक्वल बेसिस पे ग्रांट किए जाते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी अच्छा है, क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है। लोग ही डेमोक्रेसी में सारा चीज होता है। दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ आर्मी बिकेम द रूलर्स ऑफ द कंट्री। अब जैसे कि अगर मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो आर्मी के हेड होते हैं, उन्हीं के पास मेजर पावर रहता है, पावर उनके पास ही सेंट्रलाइज रहता है, और वही मेजर डिसीजन लेते हैं। तो क्या आर्मी के पास पावर जाने में हम इक्वालिटी को प्रमोट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अनकंट्रोल्ड वे में रूल करेगा, और डेस्पोटिक आइडियोलॉजी के साथ रूल करेगा। जबकि डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में डेस्पोटिक आइडियोलॉजी के साथ रूल नहीं किया जा सकता। डेमोक्रेसी इक्वालिटी को प्रमोट करता है, डेमोक्रेसी जो है कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड है। इसलिए डेमोक्रेसी क्या है, अच्छा है, और सब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के कंपेयर में। ठीक है। डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा डेफिनेशन किसने दिया? डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा डेफिनेशन अब्राहम लिंकन ने दिया था। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट थे, और इनका एक बढ़िया सा लाइन था कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी जो है वो क्या है, लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासन है, जिसमें जनता ही जनार्दन होती है। मैक्सिमम पावर किसके पास होता है? लोग के पास होता है। लोग ही मेजर डिसीजन लेते हैं। ये अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट था। देखिए, ये जो आदमी है इसका नाम परवेज मुशर्रफ है, और परवेज मुशर्रफ जो था पाकिस्तान का जनरल था 1999 में। पाकिस्तान जो हम लोग से एक साल पहले फ्री हुआ था, लेकिन आज तक उसका कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना 5 ईयर का टेन्योर पूरा नहीं कर पाया। और यही आदमी था जिसके कारण कारगिल वॉर हुआ, उतने सारे लोग मारे गए। और जनरली पाकिस्तान में होता क्या कि जनरल जो होते हैं, सेनापति जो होते हैं, वही पावर को सीज कर लेता है। In Pakistan, General Musharraf led a military coup in October 1999.
पाकिस्तान में 1999 में जनरल मुशर्रफ जो है मिलिट्री कॉप को लीड करते हैं, यानी जनरल सेनापति रहता है। और ये क्या कर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी उसको ये सीज कर लेता है, उसके पावर को सीज कर लेता है, उसको ओवरथ्रो कर देता है और अपने आप को डिक्टेटर बना देता है, अनकंट्रोल्ड पावर वाला। 2002 में एक एक्ट लाता है, उस एक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रेसिडेंट बना देता है 5 साल के लिए। और रूल ऑफ जो रेफरेंडम इसने ग्रांट किया था वो डेमोक्रेटिक पॉलिसीज पे बेस्ड नहीं था, वो फ्रॉड था, वो इलीगल था, जिसको बहुत सारे डेमोक्रेसी के जो सपोर्टर्स थे, जो एक्टिविस्ट थे, उन लोगों ने अपोज किया, उन लोगों को हार्डली पनिश कर दिया गया। इसने एक और रूल लाया जिस रूल के अकॉर्डिंग ये जब चाहेगा उसी समय नेशनल असेंबली या स्टेट असेंबली को डिसबैंड कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है। इलेक्टेड मेंबर तो होते थे, इलेक्टेड मेंबर मतलब कि नेशनल असेंबली वाले भी होते थे, स्टेट असेंबली वाले भी होते थे, लेकिन मेजर पावर जो था वो मिलिट्री ऑफिसर्स के पास होता था या तो परवेज मुशर्रफ के पास होता था। तो अब आप बताओ कि जिसमें लोगों के पास कोई राइट ही नहीं, मिलिट्री पावर सीज कर ले, जो का उसको मन आ रहा है वो करे, अनकंट्रोल्ड पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो हम इस केस में कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री? पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था परवेज मुशर्रफ के टाइम पीरियड में, क्योंकि उसने पावर सीज कर लिया था, उसका कोई जुरिडिक्शंस नहीं था, वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। उसने क्या किया, पावर सीज कर लिया अपने फोर्स के बल पे। तो फोर्स के बल पे पावर सीज कर लोगे या वहां के रिप्रेजेंटेटिव आप बन जाओगे, तो इसमें आपकी बहुत बड़ी वो महानता नहीं है, फिर आप डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाने लायक ही नहीं है, आप नहीं बन पाओगे डेमोक्रेटिक कंट्री। सिंपल सी बात। तो एक बात और कि अगस्त 2002 में इसने क्या लिया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लाया था, अभी बताया आपको, पाकिस्तान में। और इसके अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट है वो कभी भी नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली को खत्म कर सकते हैं। द वर्क ऑफ सिविलियन कोर्ट इज सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और इसमें मैक्सिमम मेंबर जो होते थे वो मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे। So Pakistan has had elections, elected representatives have some power, but the final power rested with the military officers and General Musharraf. अभी बताएं आपको कि पाकिस्तान में कुछ ही पावर होता था इलेक्टेड मेंबर के पास, मैक्सिमम पावर जो था वो जनरल मुशर्रफ के पास सेंट्रलाइज था। बाद में सऊदी अरबिया में मर गया, पता नहीं कैसे मरा, बहुत सारे लोगों का पाप इसके सर पे चढ़ गया था। ठीक है। In democracy, the final decision making power must rest with those elected by the people. डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन जो है वो क्या होता है, इलेक्टेड मेंबर ही लेते हैं। इलेक्टेड मेंबर ही मिनिस्टर्स बनते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, कैबिनेट मिनिस्टर। इलेक्टेड मेंबर स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्टर बनते हैं। तो मैक्सिमम डिसीजन जो है वो इलेक्टेड मेंबर ही लेते हैं, किसमें, डेमोक्रेसी में। याद रखोगे इस बात को। लेकिन पाकिस्तान में नहीं ले रहे थे, नहीं ले रहे थे तो बात खत्म, ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। देखो इस पॉइंट में हम क्या जानने वाले हैं, इस पॉइंट में हम जानने वाले हैं हम अपने पड़ोसी के बारे में, चाइना के बारे में। चाइना में जो उसका नेशनल असेंबली है, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, उसको हम नेशनल पीपल्स कांग्रेस बोलते हैं, जिसको रेनमिन दिबियाओ दाहुली, नाम याद करने की कोशिश इसका नहीं कीजिएगा, बस नेशनल पीपल्स कांग्रेस जानिए आप। और चाइना में 5 ईयर में इलेक्शन तो होता है, लेकिन प्रेसिडेंट चूज करने का राइट बस एक ही पार्टी के पास है। चाइना इज एग्जाम्पल ऑफ वन पार्टी सिस्टम। चाइना में एक ही पार्टी इलेक्शन पार्टिसिपेट करते हैं, क्यूबा में एक ही पार्टी पार्टिसिपेट करती है। तो क्या सर ये वन पार्टी सिस्टम के अलावा कोई और पार्टी सिस्टम होता है? तो हाँ, बाई पार्टी सिस्टम होता है, जहां पर दो पॉलिटिकल पार्टी होती है। एग्जाम्पल के लिए इंग्लैंड को हम ले सकते हैं, इंग्लैंड में दो पॉलिटिकल पार्टी, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। यूएसए को ले सकते हैं, यूएसए में दो पॉलिटिकल पार्टी, रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। लेकिन इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान एक मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब बहुत सारी पार्टियां। क्लास 10th में आप पढ़ोगे, क्लास 10th के चैप्टर 6 में पढ़ोगे कि इंडिया में रजिस्टर्ड पार्टी जो है वो मोर देन 750 है। ठीक है, मतलब अप्रोक्स 750 टोटल पार्टी, और 750 प्लस जो है वो पार्टी रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन में। 51 नेशनल पार्टी है, 51 स्टेट पार्टी है और 8 नेशनल पार्टी है। इंडिया इज एग्जाम्पल मल्टी पार्टी सिस्टम, और मल्टी पार्टी सिस्टम सुटेबल होता भी है, लोगों के पास चॉइस रहता है, एक आदमी अगर डेवलपमेंट नहीं करे किसी दूसरे को रिप्रेजेंट कर देंगे। लेकिन वन पार्टी सिस्टम में चांस नहीं रहता है, आप दूसरे को पॉइंट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाइना में टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने थे? तो चाइना में टोटल नंबर ऑफ मेंबर 3000 थे।
और अगर चाइना में एक ही पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती थी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी उसका नाम था, या तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से एक छोटी छोटी पार्टी एफिलिएटेड होती, उनके परमिशन से, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के परमिशन से वो छोटी पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती थी, इलेक्शन जीतती भी। ठीक है, 2002 और 2003 में इलेक्शन होता है जिसमें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और इसके अलावा जो इनकी 8 और पार्टीज थी, वो लोग इनके परमिशन से क्या करते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है पीआरआई के बारे में। पीआरआई एब्रिविएशन है इसका। अगर हम इसका एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे तो इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरीज पार्टी है। इस पार्टी के बारे में जानेंगे कि ये पार्टी जो है मैक्सिको की पार्टी है। ये मैक्सिको कहाँ है भाई? नॉर्थ अमेरिका में, अमेरिका से सटा हुआ मैक्सिको सिटी इसका कैपिटल है। मैक्सिको फ्री हुआ था 1930 में, और 1930 से लेकर के 2000 तक मैक्सिको में लगातार एक ही पार्टी इलेक्शन जीतती थी, और उस पार्टी का नाम था पीआरआई। क्वेश्चन मन में आ रहा है कि आखिर क्या वो काम करती थी जिसके कारण पीआरआई लगातार इलेक्शन जीतती थी? तो उसके पीछे बहुत सारे एक क्या गलत वे अपनाती थी इलेक्शन जीतने के लिए। एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले सकते हैं कि एग्जाम्पल के लिए टीचर्स जो थे वो बच्चों को और उनके पेरेंट्स को फोर्स करते थे कि आप पीआरआई को वोट करो। अपोजिशन पार्टी इलेक्शन पार्टिसिपेट करती तो थी लेकिन कभी जीत नहीं पाती थी। मीडिया हाउस से जो अपोजिशन पार्टी के सही एक्टिविटी को हाईलाइट नहीं करते थे, बजाय क्रिटिसाइज करने का, क्रिटिसाइज करते थे भरपूर अपोजिशन पार्टी का, लेकिन कभी उनके द्वारा किए गए अच्छे कामों को हाईलाइट नहीं करते थे। सिंपल बात है। दूसरी बात की जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे वो पार्टी मीटिंग में पार्टिसिपेट करते थे, जैसे उस पार्टी के कार्यकर्ता। इसके अलावा लास्ट टाइम में पोलिंग बूथ को चेंज कर देते थे। ऐसी कुछ डर्टी ट्रिक्स यूज करके पीआरआई लगातार 70 इयर्स तक मैक्सिको में रूलिंग पार्टी रहती है। फ्री कब हुआ था मैक्सिको? 1930 में। The country has never been under a military or dictator rule, but until 2000 even elections was won by PRI. Until 2000 and 2000 तक सारे इलेक्शंस कौन जीतता था? PRI। और क्यों? क्योंकि बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स यूज करते थे। अपोजिशन पार्टी डिड कंटेस्ट इलेक्शंस बट नेवर मैनेज टू विन। लेकिन जीत नहीं पाते, इलेक्शन पार्टिसिपेट तो करते हैं लेकिन जीत नहीं पाते हैं। अपोजिशन पार्टी डिड कंटेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन। द पीआरआई वाज नोन टू यूज मेनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। दुनिया जानती है कि पीआरआई डर्टी ट्रिक्स यूज करता है। डर्टी ट्रिक्स यूज करके वो इलेक्शन पार्टिसिपेट करता है और उस इलेक्शन जीतता है, फिर भी कोई उसका कुछ नहीं कर पाता। टीचर्स ऑफ जो टीचर्स होते थे गवर्नमेंट स्कूल्स के, वो पेरेंट्स को और बच्चों को फोर्स करते थे आप पीआरआई को वोट करो। गवर्नमेंट ऑफिसर्स तो पीआरआई के लिए काम करते थे, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सुटेबल चीज नहीं है, फिर भी लोग करते थे। अच्छा, इसमें क्या पॉइंट है हमारा बालक? इसमें तीन जगह के बारे में डिस्कस किया गया है। एक है सऊदी अरेबिया, इस्लामिक कंट्री। दूसरा इस्टोनिया, यूरोप का कंट्री। और तीसरा फिजी, ओसानिया का पार्ट। सऊदी अरेबिया में आएंगे तो यहाँ पे स्टीरियोटाइप थिंकिंग ज्यादा है। महिलाओं का रेशियो जो है पुरुषों के कंपेयर में काफी कम है। 2015 तक सऊदी अरेबिया में महिलाओं को कोई वोटिंग राइट नहीं था। अगर हम चर्चा इस्टोनिया के इश्यूज पे करें तो इस्टोनिया में रशियन माइनॉरिटी में थे और इस्टोनियन अपना डोमिनेंस दिखाते थे, उनको हार्डली पनिश करते थे या उनको कंट्री से बाहर निकलने की वो धमकी देते थे। फिजी की बात करते हैं तो फिजी में इंडेंजर्ड लेबर जो कॉलोनियल टाइम पीरियड में गए थे इंडिया से, उनके वोट वैल्यू जो था वो जो रिच लोग हैं उनके वोट वैल्यू का हाफ था। ऐसे अनजस्टिस होते रहते पूरे वर्ल्ड में। अब आते हैं एक और महान टॉपिक के साथ, वो है जिम्बाब्वे जो 1980 में फ्री हुआ। देखो, याद करने का क्या ट्रिक हो सकता है आपका? याद करने का बड़ा सिंपल सा ट्रिक हो सकता है कि जिम्बाब्वे कब फ्री हुआ। जिम्बाब्वे 1980 में फ्री हुआ। वो मैक्सिको से 50 साल बाद फ्री हुआ था। जिम्बाब्वे के इलेक्शन में कौन सी पार्टी पार्टिसिपेट की थी? जिम्बाब्वे के इलेक्शन में जिसमें फ्रीडम स्ट्रगल गेन करते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, वो थी जानू पीएफ। फुल फॉर्म होता है जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पैट्रियोटिक फ्रंट। रॉबर्ट मुगाबे रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज ओन बाय जानू पीएफ। इलेक्शन रेगुलरली होता है। इलेक्शन क्या होता है? रेगुलरली होता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन कभी भी
कोई अपोजिशन वाले नहीं जीत पाते, हर बार जानू पीएफ जीतते हैं, क्योंकि जानू पीएफ का बहुत ज्यादा डोमिनेंस था। यहाँ तक कि अपोजिशन कुछ अच्छा कर भी रहा तो उसको क्रिटिसाइज कर दिया जाता था, या वैसे इस उसको हाईलाइट नहीं किया जाता। प्रेसिडेंट कौन था? प्रेसिडेंट मुगाबे था, ठीक है। वॉज पॉपुलर, मुगाबे पॉपुलर था, रॉबिन हुड वाला कैरेक्टर था, ठीक है। लेकिन पॉपुलर होने के बावजूद भी ये बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स यूज करता था इलेक्शन जीतने के लिए। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स और हर्स्ट एंड देयर मीटिंग डिस्टर्बेड। उनके उनको परेशान किया जाता था, उनके जो मीटिंग थे उसको डिस्टर्ब किया जाता था। पब्लिक प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल। मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई डिक्लेरेशन या प्रोटेस्ट करे तो उसको भी इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। अब देखो, डेमोक्रेसी में नॉट बी परफेक्ट बट एटलीस्ट आई डोंट हैव टू बिल्ड अ वॉल टू कीप माय पीपल इन। अच्छा, डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है, लेकिन क्या है, और सबका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसके कंपेयर में अच्छा है। Popular government can be undemocratic, popular leaders can be autocratic, but it is equally important to look before and after the elections. देखिए, पॉपुलर गवर्नमेंट अनडेमोक्रेटिक हो सकता है, पॉपुलर लीडर्स ऑटोक्रेटिक हो सकता है, लेकिन मे बी, ठीक है, there should be sufficient room for the normal political activity including the political opposition in period before elections। political elections या क्या था, पॉलिटिकल इलेक्शंस में डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पार्टिसिपेट करते हैं तब वो इलेक्शन जीतते हैं। दिस रिक्वायर दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन। दे शुड बी फ्री टू थिंक, टू हैव ओपिनियन, टू एक्सप्रेस दिस थिंग्स इन पब्लिक टू फॉर्म। ये क्या एक्सप्रेस करते थे अपने ओपिनियन को इन पब्लिक टू फॉर्म एसोसिएशन टू प्रोटेस्ट एंड टेक केयर पॉलिटिकल एक्शंस। और ये क्या करते थे, पॉलिटिकल एक्शंस ले सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को आप इलेक्ट किए हो और वो आपके अकॉर्डिंग वेलफेयर आपका नहीं कर रहा है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। डी रूजवेल्ट, इसका मानना था कि डेमोक्रेसी कैन सक्सीड अनलेस दोज हु एक्सप्रेस देयर चॉइस आर प्रिपेयर्ड टू चूज इट वाइजली। जो चॉइस है उसमें आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को वाइजली चूज कर रहे हो। द रियल सेफगार्ड ऑफ डेमोक्रेसी देयरफॉर इज एजुकेशन। रूजवेल्ट का एक और चीज मानना था कि डेमोक्रेसी का रियल सेफगार्ड जो है वो क्या है, डेमोक्रेसी का जो रियल सेफगार्ड है ऑफ डेमोक्रेसी, उसका एजुकेशन जो है वो रियल सेफगार्ड है, ठीक है। इस तरह से इस पार्ट को खत्म करते हैं हम लोग। और जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट थी कि सरस विजडम जो है, एसएसटी पाठशाला का नाम चेंज करके सरस विजडम किया गया। सरस विजडम में आपके सारे सब्जेक्ट आएंगे, इसलिए नाम चेंज करना पड़ा, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट दिक्कत हो इस चैप्टर में या पूरे एसएसटी में कुछ भी, ठीक है, पोर्शन के अकॉर्डिंग बस पूछ लेना, ताकि दो काम एक साथ हो जाएगी, तो आप फ्री है पूछने के लिए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे पास 10th का पहले सारा कंटेंट था, अभी 9th का धीरे धीरे सारा हमारे पास कंटेंट आ रहा है, ठीक है। हर चैप्टर का जो पढ़ने का तरीका है वो क्या रहेगा कि पहले एक्सप्लेनेशन हम लोग कर ले, उसके बाद उसको इम्पोर्टेंट नोट्स लिख ले, एमसीक्यू दे दे, और उसके बाद एमसीक्यू देने के बाद प्रॉपर टेस्ट दे। तो इस तरह से परफेक्ट वे हम अपनाएंगे पढ़ने के लिए, तब जा करके अच्छा मार्क्स आएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।